हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक देखते हैं क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और इसके दो लेक्चर्स आ चुके हैं, दो पार्ट इसमें मैं डाल चुका हूं यूट्यूब पे। ये तीसरा पार्ट रहेगा। देखते हैं पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हमने क्या क्या डाला और फिर देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में जो है ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कि इसमें हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। एक केमिकल इक्वेशन है कि उसको लिखते कैसे हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, और फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो 5 टाइप की अपन ने केमिकल रिएक्शंस देखी हैं। और फिर बाद में जो कोरोजन और रेंसिडिटी है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इफेक्ट है, तो वो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा है केमिकल रिएक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वो प्रॉपर्टीज़ ये रहीं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उसमें क्या क्या हो सकता है। स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो सकती हैं यानी कि गैस निकल सकती है, और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में हम आज समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखते हैं तो केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है। सिंपल भाषा में अगर अपन समझें कि कैसे अपन प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो केमिकल इक्वेशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइए देखते हैं किस तरीके से ये होता है। तो मान लेते हैं अपन कि अपन ने Mg यानी कि मेटल मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, या वो रिएक्ट हो गई इन्वायरमेंट में रखे रखे, तो क्या बन गया MgO। ये हमारी एनसीईआरटी की पहली रिएक्शन है और इसकी हेल्प से ही आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये सारा का सारा रिएक्टेंट कहलाता है, और ये जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ये बीच में एरो की हेल्प से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जो बताता है कि उस रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है। तो अगर हम इसको बहुत अच्छे से समझें तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे अपन लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस react and form magnesium oxide. So this magnesium oxide is product and both are magnesium and oxygen are reactants separated by plus sign, और यहाँ पे arrow sign क्या बताता है, direction of reaction. So this is all about chemical equation. अब chemical equation को अगर हम और ज़्यादा informative बनाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक रिएक्शन लिख के ही समझ सकते हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज करिए कि अपन ने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने S लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पे मैंने G लिख दिया तो यहाँ पे गैस फॉर्म में है, और ये पाउडर फॉर्म में फॉर्म होता है जिसको अपन सॉलिड एमॉर्फस बोल सकते हैं। ये 11th क्लास में आके आप लोग समझ जाओगे कि एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ये इसका नेचर क्या होता है, नेचर इसका एल्कलाइन होगा या बेसिक नेचर होगा। तो ये बेसिक कंपाउंड है, क्यों, मेटल ऑक्साइड है। तो अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपको समझनी है और याद भी रखनी है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होंगे, और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे, वो सारे के सारे एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, तो आपको समझना है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब यहाँ पे लिखने के अलावा बैलेंस की बात करते हैं अगर अपन, तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना चाहिए या क्यों करते हैं हम बैलेंस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। जो भी बच्चे 10th क्लास में आए हैं उन्होंने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपको साफ साफ बताया है कुछ केमिकल लॉज, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि पहला लॉ था उनका। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। दैट मीन्स मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड कराने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन मान लेते हैं यहाँ पे कोई रिएक्शन है कि Fe रिएक्ट करता है, FeSO4 ले लेते हैं अपन, FeSO4
रिएक्ट करता है या अपन उसको गर्म कर देते हैं, SO4 को अगर अपन हीट करा देते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा Fe2O3 प्लस दो गैसेस निकलेंगी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसको बैलेंस अगर करना है तो केवल यहाँ पे 2 लगा दो आप, तो बैलेंस हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे दो आयरन एटम्स यहाँ पे हैं, दो आयरन एटम्स यहाँ पे हैं, दो सल्फर यहाँ पर हैं, दो सल्फर प्रोडक्ट में हैं, दो सल्फर रिएक्टेंट में हैं और 8 ऑक्सीजन्स हैं। तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों जगह पे ही 8 ऑक्सीजन्स हो चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन को आप क्यों करते हो, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। 10th क्लास में अगर अपन देखते हैं बच्चों तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस आता है आपके क्वेश्चन में। तो आपको इसमें 23 रिएक्शंस दी हुई हैं फर्स्ट चैप्टर में, ऑलमोस्ट 20 to 23